हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल। चलिए अब हम आज चूँकि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं, फिजिक्स के हो चुके हैं। अब आप सभी लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो सीयूईटी की तैयारी में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपके क्लास 12th के ही सिलेबस को रखा गया है। उसमें कुछ भी बाहर से भी इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आपका क्लास 12th अच्छे से तैयार है तो आप जो है बड़े ही आसानी से सीयूईटी को क्वालिफाई कर लेंगे। अब हम ये जो वीडियो आपके सामने लेकर आए वो है हमारा किस पर्पज़ है, सीयूईटी के पर्पज़ से। वैसे तो आप लोग एग्जामिनेशन की कंडक्शन की तैयारी के कारण आपने पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रट लिया है। फिर भी एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद हम लोग उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज इज जस्ट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल। कोई भी चार्ज अगर होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई भी चार्ज क्या है, इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑल ओवर मैटर अराउंड अस। जितने भी मैटर हमारे पास प्रेजेंट है उनके बेसिक कैरेक्टर है। कैसे बेसिक कैरेक्टर कि जितने भी मैटर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो वो फॉर्म होते हैं बेटा एटम्स के फॉर्म में होते हैं। और एटम्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन होती हैं, प्रोटॉन होता है और एज इट इज़ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। जहाँ तक हमको पता है कि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। ईच एटम हैज़ कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है। जो चार्ज को क्या होता है कि चार्ज इज अ बेसिक कैरेक्टर है। अब किसी भी एटम में अगर चार्ज की वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी ने डोनेट किया, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या होता है, उसके पास पॉजिटिव आयन के करेक्टर आ जाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद नेगेटिव आयन। ये आप लोग जनरल केमिस्ट्री रूल है जिसको आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहता है, ये इसको भी आप लोग जानते हैं। एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिव ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑटोमेटिकली एडिटिव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 कूलम चार्ज है और कहीं पे 3 कूलम चार्ज है, तो अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, 8 कूलम चार्ज हो जाएंगे। अगर आपका माइनस ही होता ये प्लस होता तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्लस माइनस रूल हम जो जनरल मैथमेटिक्स में जानते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 कूलम चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्ज आपस में ऐड हो जाते हैं। मतलब ऐड होने का मतलब यहाँ पे कि सेम चार्ज ऐड ईच अदर और डिफरेंट चार्ज सब्ट्रैक्ट ईच अदर। सिंपली आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो होता है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब समवन एज डिनोटेड बाई क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये को अगर हम सबसे छोटे टर्म्स 10 रुपये से डिनोट करें तो 10 × 10 लिख सकते हैं। अगर हम 200 को भी लिखना चाहें तो 200 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 10 लिख सकते हैं। तो 10 मान लीजिए एक बेसिक नंबर हो गया, या 10 का मान लीजिए आपके पास नोट है और 10 के नोट के अकॉर्डिंग ही आप 100 को 200 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह हमको पता है कि चार्ज का जो सबसे छोटा पैकेज हमारे पास है वो बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पास है या प्रोटॉन के पास चार्ज है, जिनका अमाउंट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कोई भी चार्ज जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये आप लोग अंडरस्टूड हो और ये आप लोग पढ़े हुए हो, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर भी सुन लीजिए। तो Q की वैल्यू को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, Ni। तो Ni क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज कैन बी शोन एज अ मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, and the charge is conserved. What is the meaning of conserve? Charge neither be created nor be destroyed. जैसा कि मतलब चार्ज इज अ बेसिक कैरेक्टर। अब किसी का चार्ज अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, अब जैसे सपोज कर लीजिए जैसे हम सेल को ही अपने यूज़ करते हैं, तो सेल में एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ आपका निगेटिव चार्ज होता है। सेल के पास क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज। अब इसमें हमने वायर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये आ गया, तो आप बोलते हैं सेल जो है डिस्चार्ज होगा। मान लीजिए अगर इसके पास 7+ चार्ज है और इसके पास 7 नेगेटिव चार्ज है, सपोज कर लेते हैं, तो होगा क्या कि ये 7+ जाकर क्या होगा, इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने का मतलब कि 7 प्रोटॉन यहाँ पर जो है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो प्रोटॉन पूरी तरह से खत्म हो गया। वैसे बेसिकली देखा जाए तो बैटरी के पास मूवेबल चार्जेस नहीं होते। बस आपको समझाने के लिए मैंने ये बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि भले चार्ज डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी से चार्ज पूरी तरह से गायब हो जाए, चार्ज गायब नहीं होता। देखिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके लिए क्या चाहिए, एक तरफ आपको नेगेटिव टर्मिनल चाहिए, एक तरफ आपको पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए।
चाहिए कि नहीं चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम अपने दिमाग में सोचे, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में आकर क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज ही करेगा ना। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम का प्लस है, और अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो सोडियम क्या होता है, प्लस से अपना आयन फॉर्मेशन खत्म कर लेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चार्ज अगर आता है तो क्वांटाइजेशन, कोई भी अगर आपका चार्ज आता है तो वो चार्ज का तक कंजर्व होता है। हाँ, चार्ज खत्म हो सकता है, चार्ज खत्म होने का मतलब चार्ज की वैल्यूएशन हम जीरो बता सकते हैं, लेकिन जो चार्ज आपने शुरू से रखा है उस चार्ज में कोई वैल्यूएशन या कंजर्वेशन कंप्लीट नहीं, जस्ट लाइक एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए इसको फटाफट देख लीजिए। चलिए, तो अभी आपने देखा चार्ज के बारे में, बहुत मैं बोला बहुत स्मॉल सा रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार जो भी आपने पढ़ा हुआ है आपका क्लियर हो जाए। चलिए छोटा सा रिकैप। कूलॉम्स लॉ आप जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हो Q1 एंड Q2 और उनके बीच का सेपरेशन क्या हो, R हो, इफ द टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2 and the separation between them is R, then the force of repulsion and attraction are directly proportional to product of their masses as and inversely proportional to square of its distance। समझ में आया कि जो भी आपके ऊपर जो भी फोर्स काम करेगा, जो भी आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये तो आपका एक जनरल फॉर्मूला है जिसके बारे में बताता है। अब इन्होंने बताया कि बोथ चार्ज, अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स की बात की गई है वो दोनों फोर्स की बात की गई है। दोनों फोर्स का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स की भी बात की गई है, साथ ही साथ रिपल्सन फोर्स की भी बात की गई है। तो अट्रैक्शन फोर्स कब काम करता है, रिपल्सन फोर्स कब काम करते हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। व्हेन वी हैव अ लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब अगर दोनों प्लस हो या दोनों निगेटिव हो, अगर दोनों के दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे कंडीशन में इन पर क्या होता है, रिपल्सन फोर्स का काम करता है। या दोनों के दोनों ही निगेटिव चार्जेस हो तो भी इन पर क्या होता है, रिपल्सन फोर्स ही होता है। लेकिन अगर एक का चार्ज पॉजिटिव हो और एक का चार्ज निगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो हम अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेस की बात की गई है, अट्रैक्शन फोर्स कब काम करता है, जब दोनों चार्जेस क्या हो, डिफरेंट हो, और रिपल्सन फोर्स कब काम करता है, जब दोनों चार्जेस लाइक हो। लाइक मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो हमने आपके सामने ये लिख दिया कि ये जनरल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपन r²। अब चूंकि आपको प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है तो आप सिंपल से क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म तो लाते ही हैं, ये आपको पढ़ाया क्या होगा। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो F = K Q1 Q2 अपन r² हो चुका है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। इसका एक सिंपल सा मतलब ये समझिए कि परमिटिविटी कांस्टेंट आखिर होता क्या है। सिंपल सी बात है कि ये आपको कितनी तेजी से या आपके चार्ज को ट्रांसफ़र करने की क्वालिटी, एक तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी मीडियम के थ्रू आउट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, समझ लीजिए जो भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, उसके अंदर पावर जो होगा वो उतना ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्री परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपके पास है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सपोज कर लीजिए कि ये जो हमने बात किया यहाँ पर जो भी हम फोर्स की बात कर रहे हैं ये तभी तक काम करेगा जब आपका जो चार्जेस है उनके बीच में कोई भी स्पेस ना हो, जो उनके बीच में चार्जेस हो वो कोई भी स्पेस ना रखता हो। लेकिन अगर इनके बीच में स्पेस कैरी कर रहा है तो स्पेस इफ मीडियम हैज़ बिटवीन टू चार्जेस, जो भी चार्जेस आपके पास है उनके बीच में अगर आपके चार्जेस में होता है तो Fe की जो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपका ये तो रहेगा ही रहेगा और साथ में आपका K हो जाएगा, जहाँ K की वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आगे आप लोग जाएंगे तो हम K की वैल्यू आपको पढ़ाई जाएगी, वो आपके लिए होगी ER/में E0 को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जैसे हमने यहाँ पे E0 यूज़ किया परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरह अगर हम चाहते तो यहाँ पे हम ER भी लिख सकते थे, लेकिन ER लिखकर इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो ER की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये भी हम लोग जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये तो पता चल गया कि फोर्स का अमाउंट क्या होता है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन की हमको बात करनी होगी कि आखिर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स हैव सम डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए आपने तो फॉर्मूला इजीली आपने देख ही लिया है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं। चलिए आते हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फोर्स के डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एक रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो चीज़ें मुझे लगती हैं दूसरे के अकॉर्डिंग वही लगती हैं। चलिए सिंपल सा एग्जांपल समझिए। यहाँ पे एक 6 लिखा हुआ है, ठीक, चलिए आपको क्या लग रहा है? 6 लग रहा है ना। मान लीजिए अगर इधर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको देखा बोलेगा तो उसे क्या लगेगा? 6 लगेगा। और अगर इस साइड पे हम खड़े होकर देखते तो इधर से अगर आप ध्यान दीजिए तो ये छोटे की मात्रा लग रही होगी। आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? अगर आप इधर से आप देखेंगे तो ये आपको बड़े की मात्रा की जैसे फीलिंग आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? और अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको इसकी कैसी फीलिंग आ रही होगी? आपको लग रहा होगा ये 9 लिखा हुआ है। अलग अलग मैं आप ज़मीन पर खड़े हो जाइए, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको 6 लगेगा, यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपको छोटे की मात्रा लगेगी, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आपको 9 लग रहा होगा, यहाँ से आप जब देख रहे होंगे तो आपको बड़े की मात्रा लग रही होगी। कौन सही है? चारों सही हैं अपने अपने रिस्पेक्ट पर। ठीक है, हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे ग्रेविटेशन में क्या था कि ग्रेविटेशन में फोर्स उस डायरेक्शन में ही काम करता था जिधर की तरफ मास हायर होता था, लेकिन यहाँ पे मास की बात हो नहीं रही है। अब चलिए यहाँ पे देखिए 2 फोर्सेस हमने लिख रहा है, F12 लिखा हुआ है, F21 लिखा है। अब इसका मीनिंग पहले ध्यान से जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा F12 फोर्स किस पे लग रहा है? पहले पर। कौन लगा रहा है? 2। तो जो पहला नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है उसी के ऊपर फोर्स लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? 1 पर लग रहा है। किसके थ्रू आउट लग रहा है? 2 के कारण लग रहा है। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर हम जनरली जो भी चार्जेस लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या लाइट चार्जेस लेते हैं, तो अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस तो क्यू अगर इस पर फोर्स लगाएगा, अगर क्यू इस पर फोर्स लगाएगा तो उसे क्या करेगा? रिपल करने की कोशिश करेगा कि अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करिए। अगर आपका ये Q1 है, ये क्या है आपका? Q1 है, और ये आपका Q2 है। ये आपका क्या है? Q1 है, और ये आपका क्या है? Q2 है। और अगर दोनों सेम चार्जेस हों या प्लस हो या माइनस, जनरली हम जब भी कोई चार्ज बात करते हैं पॉजिटिव की बात करते हैं, याद रखिएगा, हम कभी नेगेटिव की बात नहीं करते। इन द गिवन ऑफ एक स्पेशल कंडीशन हम बात करेंगे तो होगा, हमेशा आप पॉजिटिव मान के चलिए। तो अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगाया और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जब भी होगा इस पर रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब ये कहेगा कि तुम मेरे पास से दूर भागो, मतलब इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा? वो इस साइड में होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब आपने वैल्यूएशन की जब बात करें तो वही सेम फॉर्मूला K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लगेगा। अब इसी तरह अगर हम F21 लिख दें तो F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि दूसरे चार्ज पर फोर्स लग रहा है। लगा कौन रहा है? पहला चार्ज लगा रहा है। ध्यान से समझिएगा, F21 का लिखने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे ने फोर्स लगाया। किसने लगाया? सॉरी, F21 का मतलब कि दूसरे पे फोर्स लग रहा है। लगा कौन रहा है? 1 लगा रहा है। सिंपल सी बात है। जो काम आपने यहाँ देखा था वही काम आपको यहाँ देखना है। मतलब ये जब इससे फोर्स लगाया तो किधर की तरफ लगाएगा? उधर की तरफ लगाएगा। बोलिए, इसको ढकेलेगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा कूलॉम्स लॉ है, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही ना है। तो आप ध्यान से देखिए कि दोनों के वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। तो हम जनरली कर सकते हैं कि F12 की जो वैल्यू होगी माइनस टाइम 2m1 की होगी, या आप अगर बोलना चाहते हैं आप F21 को भी -1/2 कर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, या आप कोऑर्डिनेट में किसको आपने पॉजिटिव की तरफ लिया है तो उसको आप पॉजिटिव मानेंगे, और किसको आपने लिया है तो उसको आप निगेटिव साइड में मानेंगे। अब यहाँ पर एक और टॉपिक होता है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, किसी भी यूनिट में अगर हम वेक्टर की बात करें, किसी भी कांस्टेंट टर्म को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट, तो उसमें हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी, दोनों ही चार्ज है। के आपका कांस्टेंट, ये भी आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम जो दो चार्जेस की पोजीशन किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग देकर काम करेंगे, किसी के पोजीशन मतलब कि जो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आर जो क्या है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है। डिस्टेंस ना बोलकर हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब एकदम सीधा दूरी होता है। क्या हम इस दूरी को ले सकते हैं, क्या हम इस डिस्टेंस को ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो डिस्प्लेसमेंट ही देखा जाता है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अगर हम आर का वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कि Q1 Q2 आर स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे यहाँ, सॉरी किससे होगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था आर कैप इंटू आर। अब यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब, और ये आपका वेक्टर आर। मतलब जो भी आपका आर हमको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख लेंगे। समझ में आया, बोले हाँ या ना, क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर ये तो चलिए 2 पॉइंट चार्ज हो गए, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये हमारा Q है, अब इस पर एक यहाँ से Q1 चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ से आपका Q2 चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ से आपका Q3 चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। ये इसका मान लीजिए डिस्टेंस R1 है, इसका मान लीजिए डिस्टेंस R2, इसका मान लीजिए डिस्टेंस R3, ऐसे तो कई सारे लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअली दो का फोर्स निकालेंगे, इंडिविजुअली पहले दो का फोर्स निकालेंगे आप, ठीक है। और सबको आपस में ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड कैसे करेंगे, बात यहाँ पे आता है। क्या इसको हम लोग ईजी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको टोटल फोर्स लगाना है तो जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस आप इस पर लगा रहे हैं, जो भी फोर्सेस इंडिविजुअल चार्जेस के कारण लग रहे हैं, उन सभी चार्जेस को आपस में क्या कर देंगे, आप सिंपल सा ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। एडिशन कैसे होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसी को हम लोग लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको मैं अभी बताने की कोशिश करूँ तो शायद आपको समझ में ना आए। इसमें ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए Q पे हमको फोर्स बताना करें, Q पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड ऑन दैट चार्ज। तो जब हमें फोर्स की वैल्यू को निकालना होगा तो Q1 इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए Q1 इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐड होगा नहीं, याद रखिएगा। ऐड कैसे होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। देखिए इसीलिए हमने ऊपर वैरो लगाया हुआ है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने 11th क्लास में बखूबी पढ़ा हुआ है और उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस पे का कैलकुलेशन करेंगे। अदरवाइज मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा तो आपको उतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है सीयूटी के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसलिए उसके प्रिपरेशन पे ध्यान देते हुए, आइडेंटिकल चार्जेस सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस मतलब कि दोनों पे चार्जेस सेम हो और एक दूसरे को स्ट्रिंग से बांधा जाए। अब जानते हैं कि अगर दोनों चार्जेस है इस पर क्या काम होगा, इस पर एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ काम करेगा ही करेगा। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे होते हैं, तो मतलब इस पर जब भी फोर्स काम करेगा वो, अगर हम इस पे बात करें तो जब भी फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करेगा, रिपल्सिव होगा। बोले हाँ या ना, जब भी होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अब जब रिपल्सिव होगा तो अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस पर क्या काम कर रहा होगा, इस पर एक इसका जो मास होगा वो काम कर रहा होगा। उस मास को हमको क्या बोलेंगे, mg बोलेंगे। जो भी हमारा इस पर मास काम करे, मास ऑफ द ग्रेविटी हमेशा काम करेगा। और इस पर हमारा क्या काम कर रहा होगा, एक टेंशन काम कर रहा होगा। बोलिए अगर हम स्ट्रिंग के बांध कर रहे हैं तो इस पर एक टेंशन काम करेगा ना, स्ट्रिंग पर, क्लास 11 में पढ़ा होगा। और mg है तो अगर ये थीटा है तो अगर हम इसके ऊपर ले तो ये भी थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारा काम करेगा वो कौन सा होगा बेटा, टी कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। और इधर जो कंपोनेंट काम करेगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा, टी कॉस साइन थीटा होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस समय आपको दिख रहा है, अगर ये आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में दिख रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि टी कॉस थीटा और mg आपस में इक्वल होंगे।
तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो हमें मिल जाएगा mg, हमें मिल जाएगा mg अपॉन में cos थीटा मिल जाएगा। बोले हाँ या ना, क्वेश्चन नंबर 1 मान कर छोड़ दीजिए। और यहीं पे अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है फोर्स, तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा, t साइन थीटा होगा। अब एफ की बात करें तो टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं, तो टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम जी साइन थीटा यहाँ ऑलरेडी है, कॉस थीटा नीचे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भी फोर्स इस कंडीशन में काम करेगा उसकी वैल्यू होगी एम जी टेन थीटा। बोलिए हाँ या ना। अब अगर हम दोनों आइडेंटिकल लिखें तो यहाँ पे जो एफ की जो वैल्यू है वो कितने की बराबर होगी, के क्यू वन, के क्यू, ये भी क्यू ये भी क्यू, तो इनके बीच में क्यू का मल्टीप्लाई और इनके बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर, यही होता है ना। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ इन दोनों के बीच में जो चार्ज के कारण जो फोर्स काम करेगा वो कैसे काम करेगा, जो चार्ज के कारण जो फोर्स काम करेगा कैसे काम करेगा। दोनों के जो चार्जेस क्या हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों के चार्ज क्या हैं, दोनों के चार्जेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा लग, अरे यही ना फॉर्मूला होता है भाई, नहीं समझ में आया, क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इस पर ही फॉर्मूला होता है। अब दोनों के चार्जेस सेम है तो सेम हो जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम एक साथ इक्वेट कर दें तो के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमको क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आर उधर चला जाएगा तो सिंपली हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड मत होगा, डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ से जब हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पे रूट लग जाएगा और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आर आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म यही है, तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर एम जी टेन थीटा अपॉन में के, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये कब काम करे, इस तरह के क्वेश्चन सीयूटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने आपको इस तरह का कंडीशनली बनाकर हमने आपको बताया कि जब अगर आपको इस तरह का कोई कंडीशन मिलता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, आप इसे नोट कर लें, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। नोट हो गया, ओके। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा तो आखिर इस पर फोर्स कैसा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ई इंटू क्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन, देखिए क्यू आपका, देखिए एफ इज इक्वल टू आपको मिल रहा है ई और क्यू, आप देख सकते हैं क्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और एफ आपका वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्यू कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं कर रहा है कि वह फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है कि क्यू कहीं पर भी कोई आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहा है कि वो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सके। हाँ, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जैसा ही होगा, ठीक। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर जाता है और निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की ओर आता है। अब इसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि आपके पास चार्ज कौन सा है, यहाँ पर आपके पास चार्ज कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, या सिंपली आपका ये पॉजिटिव है और यहाँ पे जिस चार्ज के जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ध्यान से समझिए कि एरो जा रहा है, ठीक। तो एरो किधर से जाता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है ना। तो इधर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर जो भी होगा वो निगेटिव होगा, इधर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर नहीं समझे। पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, प्लस से निकलता है, माइनस की ओर चला जाता है,
मतलब जो भी डायरेक्शन जाने की होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। तो यहाँ समझ में आया बात कि नहीं आया। अब इसके बीच में यदि आप पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इसको कहेगा भागो मेरे पास से, रिपल्सिव करेगा, और निगेटिव कहेगा आओ मेरे पास आओ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और अगर यही निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर यही निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज होने का पॉजिटिव कहेगा आ जा मेरे पास, निगेटिव कहते चलो भागो मेरे पास से। बोलिए, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो आपका एक्सीलरेशन मोशन होगा या जो पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट में जा रहा है तो फोर्स भी ईस्ट में लगेगा। और अगर आपके उसके बीच में निगेटिव चार्ज आ जाता है तो जो भी फोर्स होगा वो उसके अपोजिट काम करेगा, मतलब वो उसको अपोजिट लेकर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को होगा। अब इधर देखिए, अगर मान लेते कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर होगा ही होगा, और अगर वो पार्टिकल है तो उसके पास मास नेचर भी होगा। तो अगर उसके पास मास नेचर है तो F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला के हिसाब से F आप जानते ही हैं। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो यहाँ से A की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, F बाई एम मिल जाएगी। बोले हाँ या ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, F बाई एम। और F बाई एम की जगह F की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू क्यू लिख सकते हैं। बोलिए, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, किसी भी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके पास मोशन का इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू आपके पास पता है, u की वैल्यू अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जाने दीजिए। तो अब आपका फॉर्मूला u प्लस ए की जगह आपका हो जाएगा ई क्यू बाई एम इंटू टी। बोलिए, इसी तरह अगर आपके पास s है तो s का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई घबराने वाली बात नहीं है, यू टी को आप एज इट इज रहने दीजिए 1/2, ए की जगह आपका हो जाएगा ई बाई क्यू एम इंटू टी स्क्वायर। तो सिंपल सा जो आपने मोशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो भी मोशन आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो आपका यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह आपका क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, a की जगह क्या हो जाएगा आपका, तो a की जगह सिंपल सा ई क्यू बाई एम इंटू एस, यही सिंपल सा। और अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी जो देता है उसके अकॉर्डिंग आपको तो ये गिवन होगा, ये याद रखिए गिवन होगा, ठीक। अब अगर हमें इसी में अगर आपसे पूछा कि इसका मोमेंटम क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे कि इसका मोमेंटम बताओ तो क्या होगा भैया मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो चलिए, एम आपके पास कितना है, एम आपके पास कितना है, अब आपके पास एम कितना है नहीं पता है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एम वी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू टाइम, नहीं पढ़ा है, ओ पढ़ा होगा जब आपने इनर्शिया वो फोर्स वाला न्यूटन लॉ ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो उसी में पी को हम लोग चाहे तो एफ इंटू टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है ई क्यू और टी आपके पास है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन का आपको मोमेंटम पता करना है तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, 1/2 हो गया, एम हो गया। अब वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, अगर हम वी की बात करें तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, वी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, v इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे u की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंटू टी, सिंपल सा आपका ये आएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको, ई क्यू बाई एम इंटू टी, तो ये हो जाएगा 1/m से इसका सॉरी होल स्क्वायर, तो 1/2 m ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इस m से एक m कट जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एम। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अभी जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इतने ही टॉपिक पर हम लोग आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे इसी वीडियो में। मान कर चलिए कि हम लोग 20+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने टॉपिक अभी हमने सिर्फ पढ़े सिर्फ उतने ही टॉपिक की मैं बात करूँ। क्या पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा कूलॉम्स लॉ को मैंने बताया, चार्ज जो आप लोग पहले से जानते थे, कुछ नया मैंने आपको नहीं बताया, और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। और हमने आपको बताया कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किस में रख दें? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म की बात की जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं की जा रही, क्योंकि आपके कोर्स में यूनिफॉर्म ही पढ़ाया गया, अभी आपको नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ाया गया। हो सकता है बेसिकली आपको पता भी हो सकता है कि आपको ये बातें पता ना भी हो, तो इस पे हम लोग इसी वीडियो में भी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से इसको जितने भी हमने आपको पढ़ाया उसको रिकैप जरूर कर लें। अभी आपने कूलॉम्स लॉ को अच्छे से देखा और थोड़ा बहुत कूलॉम्स लॉ के हल्के फुल्के एक्सपेरिमेंट को आपने देखा। तो अब हम लोग थोड़ा कूलॉम्स लॉ के ही रिलेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं जो कि आपके सीयूटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर आएगा। 2 चार्जेस स्फीयर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r exert ऑफ फोर्स F। ध्यान से सुनिएगा। 2 चार्जेस स्फीयर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r exert of force of F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant of 5, then what is the new force between them? तो क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया कि 2 आपके स्फीयर हैं, 2 आपके स्फीयर हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के r डिस्टेंस पे। जनरली आप जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r² के समथिंग होता है। अब आपसे बोला कि ये जो इसको किस में डाला गया? एक लिक्विड में डाला गया। तो आपको मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है उसका अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम K एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल K नॉट के है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो K जितना टाइम इंक्रीज होगा फोर्स उतने ही टाइम्स हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो K कितना है? क्योंकि K जो होता है वो K जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के वैक्यूम के लिए 1 होता है, और यहाँ पर K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल से इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा F/5। क्या होगा? F/5। बोलिए तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 2 स्फीयर थे, उनके ऊपर कोई चार्जेस उन्होंने नहीं बोला था, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर थे। यदि उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो F है, और यदि उनको अगर हम एक लिक्विड में इमर्स कर दे तो लिक्विड में इमर्स करने के कारण, ध्यान समझिएगा, लिक्विड में इमर्स करने के कारण उनमें फोर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा। तो नॉर्मली हमारा फोर्स F था, ये F' था। तो K के जो हमारा फोर्स होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने टाइम्स K आपका इंक्रीज होगा उतने ही टाइम्स जो है आपका फोर्स आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। द गिवन फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स for force due to 2 charges Q1 and Q2. What are the sign of the two? अब इनके साइन के बारे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिएगा वो उसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर A Q1 is positive but Q2 is negative. ऑप्शन नंबर 2 B Q1 is negative but Q2 is positive. ऑप्शन नंबर C both are negative and D ऑप्शन नंबर is both are positive. चलिए कैसे पता करेंगे? आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास कोई प्लस चार्ज होता है और जब भी हमारे पास कोई माइनस चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से निकलते हैं माइनस में चली जाती हैं। अगर हमारे पास सिंगल होता है तो पॉजिटिव से इनफाइनाइट की ओर जाती हैं, और अगर सिर्फ हमारे पास माइनस साइन होता है तो इनफाइनाइट से पॉजिटिव, इनफाइनाइट से निगेटिव की ओर आती हैं।
तो अगर आप देखें कि दोनों के चार्जेस चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, दोनों में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई फील हो रही है, मतलब फील हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अगर आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आ रहा है तो इसका मतलब Q1 कंफर्म हो गया कि ये निगेटिव है, और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया Q2 भी आपको कंफर्म हो गया कि निगेटिव है। बोलिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो निगेटिव पार्ट है, और ये भी क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, दोनों चार्जेस क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका है बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन 2 चार्जेस इन अ वैक्यूम। एक दो चार्जेस के बीच में Q1 एंड Q2 के बीच में सपोज कर ले कि इन दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो 4 न्यूटन का हो रहा था। ठीक, नाउ इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ गैस जिसका एप्सिलॉन आपको दिया हुआ 8, जिसके लिए आपके पास दिया हुआ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 8। एप्सिलॉन नॉट का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, अगर नॉट होता तो वैक्यूम के लिए होता। चलिए, अगर आपका 8 हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, हाँ 8, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स, देन द न्यू फोर्स इज, नया फोर्स क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होगा फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में 2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। अगर इसके बाद अगर कोई रिलेटिव, जैसे कि ये कब के लिए, सिर्फ वैक्यूम के लिए, अगर कोई बीच में मीडियम होता है तो इसमें हम फोर्स की वैल्यू को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई ER और आप Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अभी पिछले वीडियो में हमने K बताया था, बिल्कुल सही बोला कि दरअसल K की वैल्यू देखिए क्या होती है, वो ER अपॉन में E0 के बराबर होती है। आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे के क्लासेस में मतलब इसी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये जब इधर आ जाता है तो K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और ये हो जाता है आपका ER। तो इन शॉर्ट जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं वहाँ पे हम चाहे तो एप्सिलॉन R भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी को हम लोग शॉर्ट भी ये बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन R है। तो जितने टाइम्स आपका ये इंक्रीज होगा, सबसे कम आपका वैक्यूम के लिए होता है, उसके बाद जैसे जैसे मीडियम आपका आता चला जाएगा वैसे वैसे जो होगा आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, तो जितने टाइम्स आपका एप्सिलॉन नॉट आपका इंक्रीज हुआ है फोर्स, उतने टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल से जो फोर्स होगा वो F/8 होगा, और F आपका 4 है, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना होगा, 0.5 न्यूटन। ये शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कैसे इसको एकदम सॉल्व किया जाए तो मैं उस तरह भी करके बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपको बहुत जल्दी ही करना है, बहुत कम समय में करना है, इसीलिए मैं आपको इस तरह के ट्रिक्स पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी जो डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर पोजेस 60 कूलम एंड minus 20 coulomb of charges. They are brought to in contact, then separated by 10 centimeter. The force between them, there are some options is there. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 स्फीयर, आइडेंटिकल कहने का मतलब होगा, आइडेंटिकल मतलब होता है कि सब कुछ बराबर होगा। आइडेंटिकल का मतलब उस मेटल की हर एक चीज़ बराबर होगी। कहा गया कि पहले इनको कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर अभी 60 कूलम का चार्ज है और अभी इस पे कितने का, -20 कूलम का चार्ज है। इन दोनों को पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, दोनों के दोनों कांटेक्ट में आ गए। ठीक, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो देयर हैव सम फिनोमिना एक्ट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा, चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यही होगा ना। कहाँ होगा चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमेशा चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर ये आइडेंटिकल है तो जितने अमाउंट ऑफ चार्ज इधर होगा उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज इधर भी होगा, अगर ये आइडेंटिकल है तो। नहीं तो उसके दूसरे, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उसके लिए हमको एक टर्म जानना पड़ेगा, उस टर्म का नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, पहले जो 60 इस पर चार्ज आएगा, पहले वो इसको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 30 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया 40, और यहाँ पर कितना हो गया 0, लेकिन फिर भी 20 जाएगा इस पर। एनी हाउ इस पर टोटल चार्ज और इस पर टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो मैं बोल रहा हूँ हमेशा ये कंडीशन काम नहीं करेगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आपको आइडेंटिकल होता है तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, वो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4d² r²। आप चाहो तो इस तरह का एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, इस फॉर्मूले के भी थ्रू हो जाएगा। अगर फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हो तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तभी प्रोसेस आपका काम करेगा जब आपके गिवन मेटल्स आइडेंटिकल होंगे या गिवन जो भी स्फीयर होगा वो आइडेंटिकल होगा। अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे मैंने आपको बता ही दिया। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये फॉर्मूला कैसा है ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज Q1 होता है और यहाँ पे चार्ज Q2 होता है, और इन दोनों को जब हम ड्रॉप करते तो एक बात बताइए कि टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 होता, तो हाफ चार्ज इसको मिलता, हाफ चार्ज इसको मिलता, बताइए। अब इन दोनों के बीच में फोर्स, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम d लेते हैं तो फोर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता, और साथ में Q1 Q2 मतलब पहला एक चार्ज आपका ये है, एक चार्ज आपका ये है, दोनों चार्ज जब सेम है Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और साथ में जो सेपरेशन होगा वो तो होगा ही होगा, समझ में आया। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह के शॉर्टकट फॉर्मूले से इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शॉर्टकट से कर लेते हैं। तो चार्जेस आपका Q1 Q2 कितना, फोर्स का वैल्यू आप लोग इसका वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 9 × 10⁹ हो गया, ठीक। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 60 और -20 40, 40 का होल स्क्वायर मतलब 40 × 40 हो गया, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। डी आपका कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे, देखिए 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पास ऑलरेडी 1 है, इसको हम 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए 4 से ये कट के हो गया 10, ठीक है, और ये 9 से इसका मल्टीप्लाई हो गया 300 कितना हो गया 60, यहाँ हो गया 10 के पावर 10 और आपका डिवाइडेड बाई 10 के पावर -2, तो ये आपका कितना हो गया, ये ऊपर जाकर कितना हो गया 360 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर कितना हो गया 12 और 2 पॉइंट अंदर तो 3.6 × 10 के पावर 14 इज योर। चल इसी तरह का एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड Q, 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि Q एक इधर है, एक आपका Q इधर है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 इक्वल चार्जेस, इसके बीचों बीच जो इनके बीच में लाइन ज्वाइन की जा रही है इसके ठीक बीच में एक q रखा है, ठीक है। 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी भी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखना है, अब किसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखना है, अगर हमको इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखना है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब देखिए इस पर 2 तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स इसके कारण एक्ट कर रहा होगा, कितना रखना है 2r, और एक फोर्स इसके कारण एक्ट कर रहा होगा, मान लीजिए इसको हम दरअसल हम जो है इसको 2x मान लें, इसको x मान लें, ताकि आधा करने में हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे तो अलग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हमारा हो गया। तो अगर एक फोर्स इसके इस क्यू के कारण इस पर लगेगा, एक फोर्स इसके कारण, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। बीच में तो मान लीजिए बीच, अब देखिए सेंटर पे जो है इस पर तो ऑलरेडी सेम फोर्स लगेगा ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें इक्विलिब्रियम रखना है तो इसको भी तो हमें मतलब इसके पोजीशन को भी तो चेंज नहीं होने देना पड़ेगा, या इसके पोजीशन को भी चेंज नहीं होने देना पड़ेगा। बात समझिए, अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है तो ठीक है, ये तो बीच में आया 0 फोर्स हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सभी सिस्टम एक जैसे हो जाए, सिस्टम में कोई चेंजेस ना हो। ये तभी मुमकिन है कि जब इसको खींचने वाला ये फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दे, या इसको या मान लीजिए इसको खींचने वाला या इसको खींचने वाला ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो अगर हम इस फोर्स की बात करें तो एफ का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स माने तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस इसके ले लेंगे तो के क्यू क्यू
अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, और वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलिए के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर। तो इस क्यू से ये क्यू कट गया, एक क्यू बचेगा, के से आपका के बच गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कट गया। इन शॉर्ट हमें क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, q/4। तो अगर हम इसके सिस्टम में q/4 चार्ज रख दें तो ये जो पूरा सिस्टम हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको दिया कि चार्जेस ऑफ टू स्फीयर आर 10 माइक्रोकुलम एंड माइनस माइक्रोकुलम रिस्पेक्टिवली। दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F, मतलब कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकुलम और एक आपका है माइनस 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब ये बोला इफ ऑफ देम इज दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस अगर R है, इनके बीच में जो फोर्स लगा F, मतलब F की वैल्यू हो गई K 10 इंटू 50 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, अब 10 के पावर -6 भी है, अभी माइक्रो नहीं लगा रहे, बताने बस इजी करने के लिए। अब कह रहा है कि अगर इसको हम 2 एडिशनल चार्ज देते हैं, कितना देते हैं, 2 हम इसको एडिशनल चार्ज देते हैं, तो एडिशनल चार्ज देने पर ये तो आपका बन जाएगा 12 और ये आपका बन जाएगा -3। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जैसे है ऐसे रहने दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, इतना बन जाएगा। तब जो नया F आपको मिलेगा, जो नया F मिलेगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू कितना 12 इंटू -3 डिवाइडेड बाई या 3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर F डैश बाई अगर हम F कर दें तो आप देख सकते हैं ऊपर में आपका ये खत्म, सेवा समाप्त, बोलिए सेवा समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर आपका बच जाएगा 12 इंटू 3 और यहाँ बच जाएगा आपका 10 इंटू 5। कुछ कटपिट हो रहा है, जो कटपिट हो रहा है उसको काटिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ ये कर रहा है ना 5 बार में, और ये आपका जा रहा है कितने बार में, 6 बार में। तो आपका हो गया 18 डिवाइडेड बाई 25। तो जो नया फोर्स होगा वो 18/25 ऑफ ओल्ड फोर्स। ठीक, सही था, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 3 चार्जेस ईच इक्वल ऑफ Q आर प्लेस एज द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। What will be the force on the charge capital Q placed at the centroid of the triangles? कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कॉर्नर्स पर, ठीक है, यहाँ पे Q लगा हुआ है, यहाँ पे Q लगा हुआ है, यहाँ पे Q लगा हुआ है, और यहाँ पे सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल Q है। इसमें फोर्स क्या है, मैं तुमको बता दूँ, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जो होमोजीनियस और सेंटर पे अगर हमने कुछ भी रखा हुआ, कोई भी चार्ज रखा, तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा 0 होगा। इसको याद कर लो, हमेशा 0 होगा। अब रही बात प्रूफ करने की, तो प्रूफ देखो मैं कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। सपोज कर लो कि इस पर फोर्स जो लगेगा वो F1 लगेगा, ठीक है, सपोज कर लो। इस पर जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा, ये F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और इधर जैसे जो फोर्स लगेगा वो F3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको आते हैं। F1 आपका नीचे चला गया। अब देखो यहाँ पर मैं बात अगर करूँ तो ये डिग्री कितने की है, 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने सीधे लेकर आते हैं तो 90 डिग्री होगा, ये अपने आप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ कि 2 ट्रायंगल के बीच में अगर आप डिग्री निकालोगे तो 120 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इसका F1 और F2 की वैल्यू होगी 120, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, F2 और F3 का रिजल्टेंट सॉल्व करोगे तो एकदम एग्जैक्टली F1 के बराबर आएगा। सॉल्व करके आप देख लो, या बोलो तो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच की डिग्री कितनी है, 120 है, ये कन्फर्म है। इन दोनों के बीच की डिग्री है 120। इसके बाद वेक्टर एडिशन का लॉ आपको पता ही होगा। चलिए सबकी वैल्यू को हम कुछ देर के लिए F ही मान लेते हैं। तो आपने वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा होगा, √A² + B² + 2AB
कॉस थीटा। पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब इसकी को सॉल्व कर लो, इसी को समझ लो कि एफ है ये, तो एफ देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ और कॉस 120। अब बताओ कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? ये एफ स्क्वायर कितना हो गया 2f स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी 2f स्क्वायर है। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? -1/2। कितनी होती है? -1/2। तो -1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ कैंसिल होकर कितना आएगा बोलिए? अंडर रूट एफ स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू है एफ स्क्वायर। अब याद रखिएगा कि अगर ये डिग्री सेम वैल्यू है तो डिग्री भी हाफ हो जाएगी, नहीं तो आप tan थीटा का वैल्यू निकाल कर लगा सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझिए कि जब भी कोई भी क्लोज फिगर हो वो और उसका जो साइज हो वो एक क्या हो, एक पॉलीगॉन हो और एकदम इक्वल साइज हो, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन हो और उसके बीच में अगर सेंटर पे कोई भी चार्ज हो, इसे बिना आँख मूंदिए और कहिए कि उस पर फोर्स 0 है, ठीक है, बिना सोचे समझे, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से चलिए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो फोर्स आता है कि F1 फोर्स, यहाँ पे F था, इधर भी F था, ठीक है, इधर भी F था। इन दोनों के बीच की डिग्री थी 120। इसको सॉल्व किया तो आपका F आया और दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे। तो चाहे जितना भी बड़ा फिगर हो, बस आपको ध्यान देना है कि इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर इज नॉट 0। अभी मैंने आपको बताया क्लोज फिगर है तो उसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको चार्जेस का भी वो एक्यूरेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए किसमें 0 नहीं हो सकता? चलिए इसका सेंटर की बात करते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो ये केवल इसको कहेगा तुम बाहर चलो, इसको अगर हम हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है, ये कहेगा बाहर जाओ, ये भी कहेगा चलो बाहर जाओ, दोनों ने एक दूसरे को, दोनों का डिस्टेंस सेम है, कैंसिल। ये वाला कहेगा तुम भी बाहर जाओ, ये वाला कहेगा तुम भी बाहर जाओ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ठीक। ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ये तो अपनी तरफ, मतलब कि ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब इस पर 0 है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए फिर आइए किस पर आते हैं? चलिए बी देख लेते हैं। बी के सेंटर पर आइए, ये इसको क्या करेगा? पुश करेगा, कहेगा बाहर की तरफ, ये भी इसको पुश करेगा। इन दोनों के कारण इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो चुका है, मतलब इसका फोर्स काम नहीं कर रहा। ये इसको पुश करेगा और ये माइनस है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा भी, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया। यहाँ ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा इस माइनस का, और ये भी अपनी तरफ। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स कैंसिल हो पाया, बाकी ये दो फोर्सेस क्या हो गए? एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ सम आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अब हमारे लिए तो ऑप्शन बी जल्दी आ गया, चलिए बाकी में भी देख लेते हैं। सेंटर माइनस क्या करेगा? इसको अपनी तरफ बुलाएगा, ये माइनस को अपनी तरफ बुलाएगा, दोनों ने कैंसिल कर दिया। ये भी माइनस को अपनी तरफ बुलाया, कैंसिल। ये भी माइनस को अपनी तरफ बुलाया, कैंसिल। ये भी माइनस को अपनी तरफ बुलाएगा, कैंसिल। ये भी इस माइनस को बुलाएगा, इसको अपनी तरफ, कैंसिल। देखिए डाउट खाली आपको प्लस और माइनस वाले में हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर अगर है सब कुछ तब तो आपको सोचना नहीं वो 0 होगा ही। फिर भी देख लीजिए, ये वाला क्यों इसको बाहर ढकेलेगा, ये वाला क्यों इसको बाहर ढकेलेगा, कैंसिल। ये वाला क्यों इसको बाहर ढकेलेगा, ये वाला क्यों इसको बाहर ढकेलेगा, कैंसिल। ये वाला क्यों इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला क्यों इसको इधर ढकेलेगा, कैंसिल। तो बी को छोड़कर जितने भी लोग थे सभी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसके सेंटर पर वो 0 होगा। चलिए क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विथ कांस्टेंट चार्ज इन पोजीशन ए इन एयर एंड बी इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एयर को हम वैक्यूम ही सपोज कर लेते हैं। चलिए तो एयर में मान लीजिए जो भी आपका फोर्स होगा वो तो एज इट इज़ होगा, यहाँ पे के होगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 अपॉन में r² होगा। अच्छा तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की बात चल रही है तो आप डाइलेक्ट्रिक के लिए आप नीचे आइए, वो 4πε0 होगा, ठीक। और अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें तो 1/4π
चूँकि मीडियम में डाल रहे हैं तो आपका क्या होगा एप्सिलॉन नॉट के और आपका साथ में Q1 Q2 अपॉन में R²। आपसे पूछ रहा है F2/F1। आप देख लीजिए सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी हाँ आपसे पूछ रहा है F1/F2। मैं क्वेश्चन को देखने दीजिए। हाँ, व्हाट इज द रेशियो एयर टू मीडियम, एयर टू मीडियम। एयर वाले में आप देखेंगे तो ये पूरा का देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ऊपर में आपके पास 1 और नीचे में 1/k बच जाएगा। 1/1 नीचे में 1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा K/1। ठीक है, क्या बच जाएगा K/1। नहीं तो डायरेक्टली भी आपको पता कर ले सकते हैं 1/k के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F के प्रोपोर्शनल होता है, F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम एयर बाई मीडियम ले रहे हैं, एयर बाई मीडियम ले तो एयर वाला नीचे आएगा और मीडियम वाला ऊपर जाएगा, उल्टा संबंध होता है ना। ऐसे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल हैं। तो जब हम रेशियो भी निकालेंगे इनका तो रेसिप्रोकल ही बनेंगे, एयर का नीचे जाएगा, एयर का 1 है और इसका ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या होगा K/1। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चार्जेस ऑफ टू चार्जेस ऑफ ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। 2 चार्जेस हैं जिनके Q1 की वैल्यू भी 1 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को आप चेंज करेंगे 10⁻�6 कूलम होता है, आपको याद ही होगा। और Q2 की वैल्यू दी है 1 माइक्रोकूलम, इसकी भी तो वही 10⁻�6 दोनों का है। अब इनको बोला है कि इनके पोजीशन, एक की पोजीशन P है और एक की पोजीशन Q है। P पोजीशन के लिए आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, और साथ में आपसे इसका डिमांड कर रहा है Q का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास i प्लस आपको दिया हुआ है j और उसके साथ आपको प्रोवाइड किया गया -k। आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो Q1 Q2 है ही है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। R नहीं है आपके पास, R निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, PQ निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 2 1 i, इसको इसके साथ माइनस करेंगे कितना होगा प्लस 2j, इसके साथ माइनस ये माइनस के प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2k। अब इसका मॉड अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा मॉड निकालने के लिए आपने 11 में पढ़ा होगा, √ इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 4, कितना हो गया √9 दैट इज 3। तो R आपके पास है ही है, Q1 Q2 है ही है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो इसका वैसे मैं बता दूं आपका ऑप्शन जो है वो 100 डाइन है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका 100 डाइन होगा। एक प्रश्न की ओर आते हैं। ए प्रोटॉन ऑफ मास m, ए प्रोटॉन ऑफ मास m charge E is released from a rest in a uniform electric field strength E. The time taken by it traveled a distance d in the field is, क्या होगा भाई, चलिए देखते हैं। अभी आपने मोशन का इक्वेशन S = ut + ½ at², तो आप जानते ही होंगे एज यू नो। रेस्ट है तो ये 0 हो जाएगा, डिस्टेंस आपका d दिया हुआ है 1/2 at² हो गया। आपको मैंने शायद एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, क्या बताया हुआ है आप जानते हैं, a = क्या होता है F/m होता है। F की वैल्यू क्या होती है EQ होती है अपॉन में m, मतलब आप सिंपली d की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 EQ अपॉन में m और t²। ठीक, सबको इधर पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2dm × EQ = t²। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2dm अपॉन में EQ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन, ठीक है आगे देखिए, ए मास ऑफ m कैरिंग अ चार्ज q सस्पेंडेड यूजिंग अ स्ट्रिंग एट अ प्लेस इन द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड E. The angle made by the string with the vertical is the equilibrium position is. याद होगा कि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था F =
mg tan थीटा, याद होगा आप लोग को, इसी वीडियो में पढ़ाया भी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपके पास है, फोर्स को हमको क्या लिख सकते हैं, EQ लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया mg tan थीटा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू होगी आपकी EQ अपॉन में mg, और तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स EQ अपॉन में mg। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अब आपका CUT के एग्ज़ाम के पहले फिजिक्स की जितनी भी आपके टॉपिक्स है उसके हल्का शॉर्ट रिवीजन के साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए जाएंगे। थैंक यू।